डियर स्टूडेंट्स, आज हम मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आगे उसके मेन फीचर्स यानी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना चाहेंगे। यानी मध्यकालीन जो शिक्षा थी, जिसके बारे में इससे पहले के जो हमने लेक्चर दिए हैं उसमें काफ़ी विस्तृत रूप में उसकी चर्चा की गई है कि मध्यकाल क्या था, मध्यकालीन शिक्षा कैसी थी। आगे हम लोग मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करते हैं। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं थी, पहला, राज्य का परोक्ष नियंत्रण। यानी कि ये शिक्षा व्यवस्था थी, इस पर राज्य का परोक्ष रूप से नियंत्रण था, क्योंकि जो मकतब और मदरसे हुआ करते थे वो राज्य के द्वारा जो धन है वही राज्य उपलब्ध कराती थी और उससे ही बने होते थे। इस प्रकार से यूँ तो उसमें बहुअध्यापकीय ये शिक्षण व्यवस्था थी और इसमें जो है राज्य का परोक्ष रूप से नियंत्रण था। डायरेक्ट नियंत्रण तो नहीं था, लेकिन एक उस पर शिकंजा जरूर लगा रहता था। इस प्रकार यह इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में सामने आती है। नेक्स्ट, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था यानी फ्री एजुकेशन। इस काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो निःशुल्क दी जाती थी। बच्चों के रहने खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क दी जाती थी और साथ ही साथ उन्हें वजीफ़ा या छात्रवृत्ति भी दी जाती थी। इस प्रकार इस शिक्षण व्यवस्था में जो है वो बच्चों को किसी तरह का फ़ी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और बच्चे आराम से अपनी शिक्षा दीक्षा का कार्य संपादित कर पाते थे। नेक्स्ट, आय का मुख्य स्रोत। आय का मुख्य स्रोत राज्य सहायता या अमीरों के दान पर निर्भर थी। यानी राज्य के द्वारा जो सहायता दी जाती थी या अमीर वर्ग के लोग कभी कुछ दान दिया करते थे या किसी प्रकार के कोई इंस्टीट्यूट बना दिया करते थे, तो यही इसके मुख्य आय के स्रोत हुआ करते थे, जिससे इस व्यवस्था में शिक्षण व्यवस्था को संचालित किया जाता था। इसमें मुख्य रूप से मकतब, मदरसा, खानका या कुरान स्कूल, हदीस स्कूल, इस प्रकार की कई शिक्षण संस्थाएं होती थी जो इस काल में शिक्षा देने का काम किया करती थी। नेक्स्ट, शिक्षा का संगठन। शिक्षा मुख्य रूप से दो प्रकार से बटी हुई थी, एक प्रारंभिक शिक्षा, एक उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा मुख्य रूप से जो है वो मकतबों में दी जाती थी और उच्च शिक्षा मदरसों में। मकतब वर्ड कुतुब वर्ड से बना है। कुतुब का मतलब होता है वैसा स्थान जहाँ लिखना पढ़ना सिखाया जाए। यानी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मकतबों में दी जाती थी, जहाँ सामान्य रूप से बच्चे बच्चियाँ जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे और ये मकतब जो है वो सामान्य रूप से मस्जिदों से अटैच हुआ करते थे और वही शिक्षा दीक्षा का कार्य संपादित हुआ करता था। तो प्रारंभिक शिक्षा इस प्रकार से यहाँ प्रदान की जाती थी। प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने से पहले एक रस्म हुआ करता था जिसका नाम बिस्मिल्लाह खानी होती थी। यानी कि बच्चों को नहला धुलाकर मौलवी साहब के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था और उनके मौलवी के द्वारा उन्हें कोई आयत दोहराने के लिए कहा जाता था। अगर बच्चा उस कार्य को संपादित नहीं कर पाता तो सिर्फ बिस्मिल्लाह कहकर उस कार्य की शुरुआत मान ली जाती थी, यानी उसकी पढ़ाई लिखाई का कार्य प्रारंभ मान लिया जाता था। और ये 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन की अवधि में ये कार्य संपादित किए जाते थे। इस प्रकार बिस्मिल्लाह खानी एक रस्म हुआ करती थी। एक उपनयन संस्कार जैसे वैदिक पीरियड में थी, उसी प्रकार से वैदिक पीरियड में जैसे विद्या आरंभ संस्कार थी प्रारंभिक शिक्षा के लिए, उस प्रकार से यहाँ पे एक सेरेमनी था, एक संस्कार था जिसके द्वारा शिक्षा का प्रारंभ माना जाता था। आगे उच्च शिक्षा के लिए मदरसे हुए करते थे। मदरसा जो है वो दरस वर्ड से बना है। दरस का मतलब होता है लेक्चर, वैसा स्थान जहाँ पर भाषण दिया जाए, यानी भाषण के द्वारा जहाँ पर शिक्षा दीक्षा का कार्य किया जाए। इस प्रकार उच्च शिक्षा का माध्यम जो था वो लेक्चर के द्वारा शिक्षा दी जाती थी और इसके बहुत बड़े बड़े केंद्र पूरे मध्यकाल में हमें देखने को मिलते हैं। आगरा, अजमेर, बदायूं, शिकोहाबाद, दिल्ली, जौनपुर को शिराज ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, यानी पूर्व का शिराज। शिराज एक शहर का नाम है जो ईरान में स्थित है, जहाँ के बहुत प्रमुख शायर हाफिज शिराजी हुआ करते थे और ये विद्या संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। तो ये शिराज जौनपुर को उस समय माना जाता था जहाँ शेरशाह की पढ़ाई हुई थी। शेरशाह ने वहीं से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। इस प्रकार चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा हो, चाहे वो उच्च शिक्षा, दोनों की व्यवस्था थी और ये 2 स्तरों पे इसका संगठन बटा हुआ था। नेक्स्ट, शिक्षा की पाठचर्या। प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ना लिखना, अंकगणित,
और समान रूप से कुरान को दोहराना ये शामिल था। लेकिन जो उच्च शिक्षा थी उसमें और भी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, और वो क्या कहते हैं, वो कुरान की तफसीर या उसकी व्याख्या और उसके बारे में उसको शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाए उसके बारे में, हदीस के बारे में पढ़ाई होती थी। और भी जीव विज्ञान या तर्कशास्त्र, भूगोल, इस तरह की बहुत सारी शिक्षा जो है वो दी जाती थी। इस प्रकार से सिलेबस जो थे वो बटे हुए थे, और दोनों इस रूप में बटे हुए थे कि वो प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का कार्य आसानी से संपादित हो सके। नेक्स्ट, शिक्षण विधि। इस काल की जो शिक्षण विधि थी वो सामान्य रूप से वैदिक कालीन शिक्षण विधि पर ही आधारित थी। जिस प्रकार वैदिक काल में अनुकरण, अभ्यास, प्रदर्शन, तर्क वितर्क, प्रश्नोत्तर, कहानी, इस प्रकार की मेथड के द्वारा हम शिक्षा ग्रहण करते थे, यानी कभी प्रश्नोत्तर के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा या तर्क वितर्क के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। लगभग इस काल में भी इस पैटर्न को अपनाया गया था और इस मेथड से शिक्षा दी जाती थी, यानी बच्चे प्रश्न उत्तर के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते थे और तर्क के द्वारा भी उन्हें शिक्षा का काम किया जाता था। बहुत चीज़ों को उन्हें रटाया भी जाता था, बहुत चीज़ उन्हें अनुकरण के द्वारा सिखाया जाता था, बहुत सी चीज़ प्रदर्शन के द्वारा या दृष्टांत के द्वारा, इस प्रकार से उन्हें शिक्षा दी जाती थी। तो इसमें कई एक विधियाँ शामिल थी और इन सारी विधियों को मिलाकर इस काल में शिक्षा का कार्य संपादित किया जाता था। अनुशासन, जहाँ तक अनुशासन की बात है, इस काल में अनुशासन का स्वरूप काफ़ी बदल गया था और समय समय पर शिक्षकों के द्वारा अपने शागिर्दों को काफ़ी कठोर अनुशासन में रखा जाता था और कठोर दंड भी दिए जाते थे। मुर्गा बनाना या एक पैर पे खड़ा रहना या उल्टा टांग देना, इस तरह से कई एक दृष्टांत मिलते हैं जिसमें ये पता चलता है कि इस काल के शागिर्द और अपने बच्चों के शागिर्द जो थे वो उस्तादों से काफ़ी अनुशासन में रहने की शिक्षा पाते थे और उन्हें दंडित भी किया जाता था। इस प्रकार से ये अनुशासन में रहते थे और अनुशासन का पालन किया करते थे। नेक्स्ट, शागिर्द या शिष्य। इस काल के शिष्य भी अपने गुरु की सेवा करते थे, गुरु की आज्ञा का पालन किया करते थे। लेकिन इस काल में गुरुकुल तो था नहीं। इस काल के जो इंस्टीट्यूशन थे वो काफ़ी संपन्न थे और बहुत बिल्डिंग वगैरह में या भवनों में इस समय की व्यवस्था हुआ करती थी। इस समय इस कारण इस काल का जो गुरु शिष्य संबंध है उसमें थोड़ा पहले से कुछ बदलाव आया, लेकिन फिर भी दोनों के बीच मधुर संबंध हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, उस्ताद यानी कि शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। जो बहुत विद्वान होते थे उन्हें ही इस कार्य के लिए लगाया जाता था और उनका एक आदर्श चरित्र हुआ करता था जो शिक्षण संस्थान में और शागिर्दों के लिए एक आदर्श माना जाता था, ताकि वे अपने उस्ताद को देखकर आगे बढ़ें और उस्ताद के नक्शे कदम पर अपनी शिक्षा दीक्षा लें। इस प्रकार उनको नैतिक और चारित्रिक रूप से सबल रहना पड़ता था ताकि वे एक मिसाल कायम कर सके अपने बच्चों के लिए। इस प्रकार से ये काम आसानी से उस समय संपादित हुआ करता था। शिक्षार्थी का संबंध काफ़ी मधुर हुआ करता था और ये कॉर्डियल रिलेशन जैसा कि वैदिक काल में देखने को मिलता है, मोर एंड लेस इस समय भी हमें यही देखने को मिलता है, थोड़े मोड़े बदलाव के साथ। जन शिक्षा, इस समय किसी जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। जन शिक्षा ने मास एजुकेशन, इस काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कोई जन शिक्षा नहीं थी। इस समय शिक्षा वही ग्रहण कर पाते थे जो उन जगहों पे पहुंच पाते थे या जो थोड़े धनी संपन्न हुआ करते थे। सबको शिक्षा देना उस समय संभव नहीं था और इस प्रकार से ये जन शिक्षा का कोई कंसेप्ट इस समय नहीं था कि जो सारे लोग हैं वो सारे लोग शिक्षित हो सके या शिक्षा ग्रहण कर सके। जहाँ तक स्त्री शिक्षा का सवाल है, स्त्री शिक्षा में भी जो धनी संपन्न वर्ग की महिलाएं थे वही शिक्षित होती थी। जैसे उस समय की कई एक ऐसी महिलाएं हैं, रज़िया बेगम, चांद बीबी, जेबुन्निसा, जहाँआरा, ये सब शहजादियाँ थी या किसी शासक वर्ग से संबंधित थी, अमीर वर्ग से संबंधित नारियाँ थीं। तो
तो इनकी शिक्षा दीक्षा तो हो जाया करती थी खासकर, लेकिन जो सामान्य नारियाँ थीं उनकी शिक्षा दीक्षा पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रबंध नहीं था। सामान्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा भी ग्रहण कर पाती थी और वो मकतब में जाकर बच्चे या बच्चियाँ एक साथ शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, लेकिन उस शिक्षा की कोई उस तरह से व्यवस्था नहीं थी जिस प्रकार से आज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से उस शिक्षा में इनका योगदान बहुत कम था। जो महिलाएं पढ़ पाती थी वो या अमीर वर्ग सेवा करती थी या शासक वर्ग सेवा करती थी, उन्हीं की शिक्षा दीक्षा इस रूप में हमें देखने को मिलती है। कला कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा। इस काल में कला कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा का एक प्रावधान था और विभिन्न तरह की कला कौशल की शिक्षा भी इस समय दी जाती थी। कशीदाकारी, बुनाई, कढ़ाई, चित्रकारी, नृत्य कला, संगीत कला इस काल में बहुत ही आम थी और इस काल में बहुत सारे ऐसे कलाकार भी हमें देखने को मिलते हैं जो कई की बुक इस पे लिखी गई हैं और शासक वर्ग का भी इसमें काफ़ी रुचि रहता था। ऐसे कई एक शासक हैं जिनको इससे काफ़ी प्रेम था। जैसे कि अकबर को नगाड़ा बजाना बहुत अच्छा लगता था, तो बादशाह जहांगीर का चित्रकला के प्रति काफ़ी प्रेम था। औरंगजेब को वीणा बजाना अच्छा लगता था। तो इस प्रकार से कई एक शासक थे जिनको शासन कला के साथ साथ चित्रकला और अन्य कलाओं पे पारंगत थे। जहाँ शाहजहाँ का स्थापत्य कला में एक अपना नाम माना जाता है और इस प्रकार से कला कौशल का विकास भी इस काल में हमें देखने को मिलता है। अमीर खुसरो अपने आप में एक राइटर भी थे, एक सैनिक भी थे और एक बहुत महान कलाकार भी थे। इस प्रकार चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे वो मुगल काल हो, दोनों के समय में हमें कला के प्रति शासकों और अन्य व्यक्तियों का प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साथ ही साथ धार्मिक और नैतिक शिक्षा। इस काल में धार्मिक और नैतिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी और इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। बच्चों को शेख शादी की रचनाएं, गुलिस्ता, बोस्तां पढ़ाई जाती थी। सूफियों की कहानियाँ, फ़कीरों की कहानियाँ ये बताई जाती थी ताकि वो उससे शिक्षा ग्रहण कर सकें कि किस प्रकार से ज़िंदगी गुजारना है, सही क्या है, गलत क्या है, किस राह पे चलना है, कैसे चलना है। ये सारी चीज़ें उस काल में बताई जाती थी ताकि बच्चों का नैतिक और चारित्रिक रूप से विकास हो सके और इस कला में पारंगत हो सकें और अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और ज़िंदगी सही ढंग से गुजार सकें और समाज और राष्ट्र में अपना योगदान दे सकें। उस समय के जो मुख्य शिक्षा केंद्र थे वो दिल्ली, आगरा, अजमेर, फिरोजाबाद, बदायूं, जौनपुर, बीदर, मालवा, इस प्रकार से चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो चाहे साउथ इंडिया, हर इलाके में मकतब व मदरसे में देखने को मिलते हैं और ये मकतब व मदरसे उस काल की शिक्षा व्यवस्था के प्रत्यक्ष गवाह माने जाते हैं। धन्यवाद।